हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। हम यहाँ पे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें लर्न करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आज हम लोग अपने नए वीडियो पे मूव ऑन करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस वीडियो जो गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की सॉल्यूशन पार्ट 1 उसको देखें, लाइक करें और हमें कमेंट में अपने सजेशंस बताएं। तो अब मूव ऑन करते हैं आज की हमारी इस वीडियो पे। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन ए पार्ट ऑफ जियोमेट्रिक्स गेट एग्जाम। सेक्शन ए में टोटल 36 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमें सभी के सभी करने थे, सभी कंपलसरी थे, कोई ऑप्शन नहीं था। और इसमें हम लोग को सब्जेक्ट जो मिले थे वो थे जीएनएसएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे। तो हम लोग वन बाय वन सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो हमें इसमें जानना होगा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब ही होता है कि वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, बट हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, कम है, क्या है। तो पहले तो ये कि वो एक वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये ज्यादा है, कम है, ये भी हम लोग नहीं बता सकते। तो बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू। और यही असली आंसर है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होता है इज नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि टू सर्वेयर्स P and Q measured a distance 20 मीटर 6 times as given below। मतलब दो लोगों ने एक 20 मीटर डिस्टेंस को 6 बार नापा है और उनके रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स हमको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग को रिजल्ट में देख के बताना है कि कौन ज्यादा प्रिसाइज है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ये जानते रहिएगा कि एक्यूरेसी की बात जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू के कितना करीब है हमारे सैंपल्ड वैल्यूज, जो भी हमने नापा है या जो भी हमने किया है वो हमारा ट्रू वैल्यू से कितना करीब है, कितना करीब है। तो उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट। वो जो जितना ज्यादा करीब वो उतना एक्यूरेट। हाँ, प्रिसीजन का मतलब हुआ कि हमेशा सक्सेसिव नापने में, सक्सेसिव मेजरमेंट में हमारा जो वैल्यू है एक दूसरे से कितना करीब है। मीन्स कि हमने जो नापा वो एक दूसरे से कितना करीब है, एक दूसरे से। सो वो प्रिसाइज कहलाता है। मतलब ज्यादा वेरी नहीं कर रहा आपका मेजरमेंट। आपने एक बार 2.7 नापा तो अगला 2.71 या 2.69, मतलब आपका मेजरमेंट एक वैल्यू के अराउंड है। हाँ, दैट इज नॉट द ट्रू वैल्यू। और एक्यूरेसी में आपकी मेजरमेंट जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब है, ट्रू वैल्यू के करीब है। तो देखते हैं। सर्वेयर्स P ने नापा 19.97, 20.02, 20.04, 19.98, 19.96, 20.03। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें तो सर्वेयर्स P जो है इन्होंने 20 मीटर के करीब नापा तो है, लेकिन इनके जो वैल्यूज हैं अपने में वैरी बहुत कर रहे हैं। एक 19.97 है तो एक 19.98 है तो 20.02 है। तो ये लोग अपने में, मतलब हर एक इनका रिजल्ट अपने वैल्यू में बहुत अंतर है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के करीब है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी हाई है बट प्रिसिशन इसका कम है। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं क्यू पे। तो क्यू पे आप देखेंगे कि ये जो है 20 मीटर से ज्यादा नाप रहा है और 25.07, मतलब इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है, ये ज्यादा एरर दे रहा है।
बट इसके हर एक मेजरमेंट में जो वैल्यू है करीब करीब सब में बराबर है। देखिए 20.07 तो 3 बार इसने नापा है, तो प्रिसीशन इसका हाई है। तो हम लोग को ऑप्शन अब चेक करना होगा कि कौन से में सही कॉम्बिनेशन बैठा है। P का एक्यूरेसी अधिक है, Q का प्रिसीशन अधिक है। तो देखते हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सर्वेयर्स P आर लेस प्रिसाइज, हाँ लेस प्रिसाइज है। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सर्वेयर Q आर मोर एक्यूरेट, Q का मोर एक्यूरेट ना, गलत। Observed value of surveyors P are more precise and observed values of surveyor Q are less accurate. इसमें P को more precise बोल दिया तो गलत। Observed value of surveyor P are more accurate, बात सही है। And observed value of surveyor Q are more precise, ये सही है कि P जो है वो more accurate है और Q जो है वो more precise है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन C आंसर मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले दो क्वेश्चन जो है वो बस देख के हो जाने वाले क्वेश्चन है, दोनों बहुत इजी हैं। इसमें देखिए बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर विच हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं, देखिए बोला है कॉज बाय ऑब्जर्वर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड केयरलेसनेस, रीडिंग एन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज बट रिकॉर्डिंग इट एज अ क्लॉकवाइज, साइटिंग द रॉन्ग टारगेट, पुअर जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर। तो देखिए ये जो चारों एरर हैं ये कहीं ना कहीं पर्सन से रिलेटेड हैं, और पर्सन का जो एरर होता है उसको हम लोग बता नहीं सकते, उसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। सो ये इसको हम लोग मिस्टेक की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी मैथमेटिकली इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक मिस्टेक है जो क्या कहते हैं बाय ऑब्जर्वर हो गई है। तो यहाँ पे जो सिंपल सा चीज दिख रहा है कि ऑब्जर्वर की वजह से, वो हमें बता रहा है कि ये हमारा मिस्टेक की कैटेगरी में आता है। फिर बात आती है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में देखिए, 14th क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड एज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मतलब हम लोग को वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही है और इंक्रीजिंग वेवलेंथ होना चाहिए। तो हमको देखिए इन सब में पता होना चाहिए कि सबसे छोटा गामा रे है, फिर एक्सरे होता है, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो अगर आपको पता होगा कि बस रेडियो वेव सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ का, तो आप ऑप्शन तुरंत सही कर लोगे। तो यहाँ पे रेडियो वेव सही ऑप्शन, ये डी ऑप्शन सही है जिसमें रेडियो वेव लास्ट में है। अब अगले दो क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत इजी है। पहला तो आपको रिलेशन दे रहा है जो आप 10th से भी पढ़ते आ रहे होंगे वेव का, कि लैम्डा दैट इज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी सी, इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो इसका आप सबको आंख बंद करके पता होगा कि C इक्वल टू लैम्डा म्यू, ये इसका ऑप्शन है, सही है। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बात करता है। तो हाँ, अब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है टू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये डिपेंड करता है कई चीजों पे, लाइक उस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, वेवलेंथ कौन सी है, हाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। किस चीज पे यहाँ पे ये नहीं डिपेंड करता है वो है स्वाथ। स्वाथ पे नहीं डिपेंड करता वो कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। हाँ, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा, सीजन्स पे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे भी डिपेंड करेगा, और आपका ऑब्जेक्ट पे, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो हमारा यहाँ पे जो नॉट डिपेंड वाला ऑप्शन है वो सी है, स्वाथ विथ ऑफ सैटेलाइट। इस पे नहीं डिपेंड करता हमारा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ जीपीएस सिग्नल्स दैट गेट्स डेसिफर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ जीपीएस रिसीवर। डेसिफर्ड मतलब रिसीव किया जा सके हर एक रिसीवर से। तो देखिए सिग्नल्स के कई कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, डीप नहीं जाएंगे, बस एक जनरल जानकारी लिख लीजिए कि सिग्नल के कंपोनेंट में कोर्स एक्विजिशन कोड भी होता है, प्रिसीशन कोड भी होता है। तो ये जो कोड्स होते हैं इसमें केवल कोर्स एक्विजिशन कोड को ही हर एक आदमी को अवेलेबल कराया जाता है, जिसे कहा जा सके कि हर एक रिसीवर को रिसीव कराया जा सकता है। बट
प्रिसीशन कोड के लिए ये चीज नहीं है। प्रिसीशन कोड ड्यू टू मिलिट्री रीजंस एंड सिक्योरिटी रीजंस हमें अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं, तो प्रिसीशन कोड्स यहाँ पे हमें नहीं अवेलेबल कराई जाएंगी या हर एक जीपीएस रिसीवर्स को नहीं अवेलेबल कराई जाएंगी। रही बात फ्रीक्वेंसीज की, तो फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं हर किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी, ये मॉड्यूलेटेड फॉर्म ऑफ दीज कोड्स होती हैं। इसमें ये कोड्स का एक तरह से कह लीजिए कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ये कोड्स का इसमें पड़ा होता है हर एक फ्रीक्वेंसी में। तो जिसमें प्रिसीशन कोड होगा, दोनों में लिंक 1 और लिंक 2 सी फ्रीक्वेंसी में प्रिसीशन कोड होता है, इसलिए लिंक 1 और लिंक 2 सी फ्रीक्वेंसी भी हमारी हर रिसीवर को पे अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे बस एक ऑप्शन बचा है, दैट इज कोर्स एक्विजिशन कोड, जो हर एक रिसीवर पे अवेलेबल या डेसिफर कह लीजिए होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, फॉर 3D पोजिशनिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग को पता होना चाहिए 2D पोजिशनिंग के लिए एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स होनी चाहिए, और फॉर 3D पोजिशनिंग के लिए एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है बी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेवस्टार जीपीएस इज टू प्रोवाइड सर्विस फॉर। तो देखिए इसमें 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, पोजिशनिंग, वेलोसिटी, टाइमिंग एंड नेविगेशन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, वेलोसिटी की कहीं बात ही नहीं करता है नेवस्टार जीपीएस, तो जिस ऑप्शन में वेलोसिटी है वो गलत है। बाकी तीनों पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, इन तीनों की बात नेवस्टार करता है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, बाकी तीनों गलत है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी करके आप आंसर पा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि 6 बिट रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हैज ग्रे लेवल्स। तो जिनको नहीं पता, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन 6 बिट, 8 बिट, 16 बिट ऐसे करके आता है, जिसमें 6 बिट का मतलब है कि इसमें जो ग्रे लेवल्स होंगे वो 2 to the power 6 होंगे, इतने ग्रे लेवल्स होंगे। तो ये इसका सही आंसर है, 2 to the power 6 मीन्स 64, और ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और मेमोरी बेस्ड है। इसमें पूछ रहा है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस कौन से सैटेलाइट प्रोवाइड करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसको याद होगा कौन सी सैटेलाइट क्या देती है वो इसको तुरंत कर लेगा। पहला ऑप्शन है लैंडसैट एमएसएस एंड आईआरएस लिस्ट सेकेंड। तो इसमें थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस नहीं होते, सो ये हमारा ऑप्शन गलत है। स्पॉट एंड कार्टोसैट, ये डिम डेटा के लिए यूज होता है, इसमें थर्मल डेटा नहीं होता, ये भी गया। इकोनॉस एंड क्विकबर्ड, ये कॉमर्शियल सैटेलाइट्स हैं और इस पे बहुत ही फाइनल डिटेल में आपको फाइनल रिजोल्यूशन बोल लीजिए, हायर रिजोल्यूशन बोल लीजिए, इसमें आपको डेटाज मिलेंगे। स्टिल इसमें थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस नहीं होती हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गया। अब आता है लैंडसैट टीएम। टीएम का मतलब ही है थीमेटिक मैपर एंड नोवा एवीएचआरआर, इन दोनों में ही थर्मल बैंड्स अवेलेबल हैं। लैंडसैट में बैंड 10 एंड बैंड 11 आपका थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस देता है। नोवा में बैंड 3 एंड बैंड 4 आपको थीमेटिक थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, इन जीआईएस डेटाबेस व्हिच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एरिया। एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किस टाइप के एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपेयर सब कर सकें। तो नॉमिनल तो कैंसिल हुआ अपने में, ऑर्डिनल भी कैंसिल हुआ, क्योंकि ऑर्डिनल डेटा सेट जो होते हैं वो 0 to इनफाइनाइट होते हैं, बट इसमें कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचा रेशियो और इंटरवल, 2 डेटा सेट बचा। दोनों में रेशियो हमारा सही है, बिकॉज इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं,
और रेशियो जो एक तरह से डेटा सेट होता है वो ऑब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए होता है। ये हमारा इंटरवल डेटा सेट डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर के ऊपर वो कौन कौन से इंटरवल पे काम कर रहा है। सो ये ऑब्सोल्यूट नहीं होता, हमारा रेशियो जो होता है ऑब्सोल्यूट होता है। सो इसको एरिया के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स गेट मिटिगेटेड इन डीजीपीएस पोजीशनिंग। डीजीपीएस पोजीशनिंग मतलब डिफरेंशियल जीपीएस पोजीशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल जीपीएस पोजीशनिंग सिस्टम में दो रिसीवर्स होते हैं, दो रिसीवर एंड कह सकते हैं आप लोग। एक होता है रोवर, दूसरा होता है बेस। रोवर रिसीवर सबके पास होता है, बेस एक फिक्स्ड होता है, कहीं मूव नहीं होता। अब डिफरेंशियल पोजीशनिंग की वजह से हम लोगों को एटमॉस्फेरिक एरर में रिडक्शन होता है, मल्टीपाथ में नहीं होता, साइकिल स्लिप में नहीं होता, टोपोग्राफिक में नहीं होता। एटमॉस्फेरिक रिडक्शन में आपका आइनोस्फेरिक, ऑर्बिटल और ट्रोपोस्फियर एरर सब आपका रिड्यूस किए जाते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को एक तरह से आप एरर भी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट में एरर किस वजह से आएगा। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू इंप्रेशन इन कोऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन। नहीं, ये नहीं है, इसकी वजह से RMSE एरर आता है बट एट्रीब्यूट में कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इनकरेक्ट लेबलिंग एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ फीचर्स। हाँ, ये है एट्रीब्यूट के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है जिसको आप हाईवे प्रेडिक्ट किए हैं NH2, ये आपने लेबल किया NH2, बाद में आपको पता चला NH22 था। सो दिस इज ड्यू टू लेबलिंग। क्वांटिफिकेशन ऑफ फीचर, 3 हाईवे थे, आपने उसको काउंट 2 किया, सो दिस इज बिकॉज ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ फीचर्स। तो हाँ, दिस विल कॉज एरर इन एट्रीब्यूट। सो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन सी भी गलत है, ये कार्टोग्राफिक एरर है। ऑप्शन डी भी गलत है, ये पोजीशन से रिलेटेड एरर है। तो हमारा ओनली ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछता है इन GIS fill in the blanks triangulation is proximal method that satisfy the requirement that a circle drawn through the 3 nodes of triangle contains no other node। तो ये सिंपल सा है, जिसने टिन पढ़ा होगा वो जानता होगा कि इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्यूनरी ट्रायंगुलेशन। तो 25 का बी डेल्यूनरी ट्रायंगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि इन GIS रिक्लासिफिकेशन इज प्रिफर्ड टू। रिक्लासिफिकेशन क्यों करते, पहले रिक्लासिफिकेशन जान लेते हैं क्यों करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास डेटा सेट है जिसमें 0 to 10 बहुत सारी चीजें हैं, 10 to 11, 10 to 20 मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, 21 to 30 बहुत है। आपको क्लासिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सी चीज को कैसे रखें। यहाँ 11 कर लेते हैं, कौन सी चीज को किस ग्रुप में रखें, कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा आपको। तो आपने 0 to 10 को एक ग्रुप दे दिया 1, 11 to 20 को एक ग्रुप दे दिया 2, 21 to 30 डेटा सेट को दे दिया ग्रुप 3। तो आपने उनको रिक्लासिफाई कर दिया बस 3 नंबर्स में 1 2 3। अब इसमें से कुछ भी आएगा हम लोग 1 पाएंगे, इसमें से कुछ भी आएगा तो हम लोग पाएंगे 1 2, इसमें से कुछ भी आएगा तो हम लोग पाएंगे 3। तो एक तरह से ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हमने सिंगल वैल्यू डेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो रिक्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोला है ग्रुप रेंजेस ऑफ वैल्यू इनटू अ सिंगल वैल्यू विद इन अ डेटा लेयर। तो हाँ, पहला ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन ही हमारी इस डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है। सो 26 का ए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन ए जो 1 नंबर का है। इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे। इसमें पूछ रहा है कि इफ ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी दिया है 2 अल्फा और उसका वेट दिया है 4, तो हमको बताना है अल्फा बाई 3 का क्या वेट होगा। हमें यहाँ पे ये इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बस फंसाने के लिए दिया है। इसमें बस हम लोग को पता होना चाहिए कि वेट और ऑब्जर्व वैल्यू में थोड़ा सा रिलेशन क्या होता है।
वेट और ऑब्जर्व वैल्यू में। ठीक है, अगर मान लेते कोई एक ए ऑब्जर्वेशन है, उसकी वेटेज है W, तो N इंटू ए का वेटेज क्या होगा? तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। N इंटू ए का वेटेज होता है W अपॉन N स्क्वायर। ये होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। इफ A बाई N पूछ दिया तो W इंटू एन स्क्वायर, ये होता है डिवीजन रूल। यहाँ पे हम लोग को 2 अल्फा दिया है, 2 अल्फा का वेटेज दिया है 4, तो अल्फा का क्या होगा? अल्फा होगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 16। अब अल्फा बाई 3 निकालना है, अल्फा बाई 3 मतलब डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 16, 9 इंटू 16, ये आ जाएगा 144। तो हमारा यहाँ पे आंसर है 144। तो यहाँ तक हमने सेक्शन ए के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए। अब सेक्शन ए के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करना भूलें ना, और अपने वैल्यूएबल रिमार्क्स हम लोग को दें ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में उसको कंसीडर कर सकें। थैंक यू।